हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैलेंस स्टडी। हिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 को पढ़ेंगे। चैप्टर 5 में जो शीर्षक है वो ये है कि क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। जो हमारा पहला पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। ये हमें वेदों के बारे में जानकारी देता है। ये चैप्टर, वेद हमारे 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और सबसे पुराना इसमें है ऋग्वेद, जिसकी रचना 3500 साल पहले हुई है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिनको कि सूक्त बोला जाता है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में ये रचे गए हैं। 3 देवता हैं जिनका इसमें बार बार उल्लेख किया गया है, वो हैं अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि को आग का देवता बोला गया है, इंद्र को युद्ध का देवता बोला गया है और सोम को एक पौधा बताया गया है, खास पेड़ से ये बनता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की है। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वर पाठ द्वारा कंठस्थ कराते थे। अधिकांश जो सूक्तों की रचना सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे, मतलब महिलाओं की जो है इसमें सहभागिता वो कम रही है, पर हमें कुछ महिलाओं के भी नाम मिलते हैं। ऋग्वेद एक प्राकृत संस्कृत भाषा है जिसे वैदिक संस्कृत बोला जाता है। जो हम आज इस संस्कृत को जानते हैं वो थोड़ी भिन्न है जो पहले की ये जो भाषा है उससे। अब संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत को भारोपीय भाषा बोला जाता है। यह भारोपीय परिवार का हिस्सा है संस्कृत। और भारत में कई अन्य भाषाएं हैं जैसे कि असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़े हुए हैं। मतलब ये जितनी भी मैंने भाषाएं बोली हैं उनको भारोपीय भाषा बोलते हैं और ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हैं। अब इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो क्या होगी एक ही परिवार की भाषा का, कि उन्हें एक ही परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। जो जब इस भाषा का प्रारंभ होता है तो कई शब्द एक जैसे हैं, जैसे कि मात्र जो संस्कृत का है माँ और मदर अंग्रेजी का शब्द। देखिए मात्र, माँ, मदर ये आपस में मिल रहे हैं। इस तरह से इनको एक ही परिवार की भाषा बोला गया है। हमारा जो उपमहाद्वीप है उसमें दूसरी भाषा के जो परिवार हैं वो भी मिलते हैं, जैसे कि उत्तर पूर्व प्रदेशों में जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है उत्तर पूर्व, उसमें तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो वो तिब्बत वर्मा परिवार की भाषा उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं उनकी भाषा से मिलता है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत की कई भाषाएं हमारी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो ये भाषा के ऊपर हमारा काफ़ी अच्छे फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना कई सदियों बाद इसकी रचना काफ़ी टाइम बाद हुई है। जब छपने का कार्य प्रारंभ हुआ, अगर बोले तो 100 साल 200 साल पहले ही हुआ है। मतलब इसमें क्या था कि जो ये स्तुतियाँ थी इनको जो आचार्य थे जो इनको लगातार बोलते थे और जो विद्यार्थी थे वो उनको सुनते थे, कंठस्थ कराते थे। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह से ट्रांसफ़र की जाती थी, कंठस्थ करा के दूसरे जो
विद्यार्थी आते रहते थे उनको वो ट्रांसफ़र कर दी जाती थी। और जिसको कि अभी जो इनको लिखा गया है, छापने का जो काम हुआ है, वो बता रहे हैं कि अभी 200 साल पहले ही हुआ है। ठीक है। और जैसा कि अभी हम इसमें देखेंगे कि इसका जो प्रारंभ है वो 3500 साल पहले हो गया था, ऋग्वेद की जो रचना की गई थी। और अभी इसको देखा जाए तो ये छापा कब गया है, लगभग 200 साल पहले। ये ओके। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? अब जो इतिहासकार हैं वो क्या करते हैं, भौतिक अवशेष जो अभी तक हम देख रहे थे हड़प्पा में, है ना, और उससे पहले जो पूरा पाषाण काल में, तो अवशेषों के आधार पर ही तो इतिहास लिखा जा रहा था। तो अवशेषों के साथ साथ क्या है, लिखित स्रोतों का भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो लिखित स्रोत मिले इसी के आधार पर इस काल को बताया गया है। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां व्यास और सतलुज के बीच एक संवाद के कुछ अंश नीचे दिए गए हैं। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन बना सकते हैं कि विश्वामित्र ने किन दो नदियों के साथ देवियों के रूप में वार्तालाप करी है, तो व्यास और सतलुज है। अब जैसे उन्होंने डाल दिया कि सिंधु और सतलुज, इस तरह से ऑप्शन बना के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। ये देखिए इसमें भी आ गया है, भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि, ये जो बगल में पांडुलिपि हमें दिख रही है, लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। मतलब जो सबसे पहले ऋग्वेद किस में छापा गया है, वो भुर्ज वृक्ष की जो छाल है उसके ऊपर इसको लिखा गया है। कब? 150 साल पहले। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजों ने अनुवाद किया है, और यह पांडुलिपि अभी भी पुणे के महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित रखी हुई है। यह हमको यहाँ से इसके बारे में पता चल रहा है। अब देखिए, जो विश्वामित्र और जो नदियाँ हैं, है ना, अभी जब मैंने बताया आपको जो दो नदियाँ हैं उनके बारे में वार्तालाप हो रहा है। और इस जैसे वो वार्तालाप में तो यही है कि नदियाँ जो ऊपर से नीचे आ रही हैं पहाड़ों से मैदान की तरफ, तो उसके लिए वो उसी पे कन्वर्सेशन हो रही है। उसमें हमको सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि उस वक्त जो ज़रूरी वस्तुएं हैं, जो ज़रूरी जानवर हैं, उनके बारे में पता चल रहा है। जैसे कि बछड़े के बारे में पता चल रहा है, गायों के बारे में पता चल रहा है, घोड़ों के बारे में चल रहा है, रथ के बारे में पता चल रहा है। इससे पता चल रहा है कि उस वक्त कौन कौन सी, ये जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जो उदाहरण दिए जाते हैं, वो उदाहरण देखिए आज भी उन्हीं चीज़ों के दिए जाते हैं जो उस समय पर आवश्यक होते हैं। तो ये अगर उदाहरणों में इनका उल्लेख किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, समाज में उस टाइम पर ये चीज़ें बहुत ही आवश्यक थी। ऋग्वेद में की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती और सिंधु और उनकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का सिर्फ एक ही बार उल्लेख है। इन नदियों का उल्लेख है और गंगा और यमुना का एक ही बार उल्लेख है। अब हम उस वक्त के यहाँ पे समाज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मवेशी, घोड़े और रथ, ये शीर्षक है। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। ये जो लड़ाइयाँ होती थी इसमें क्या था, मवेशी जो थे वो जीत कर लाए जाते थे। और लड़ाइयाँ क्या, ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, चारागाह के लिए भी लड़ी जाती थी। और जौ जैसी, अगर उपजाऊ ज़मीन है जहाँ पे जौ जैसी फसलें उपजाई जाती हैं तो उनके लिए भी लड़ाई की जाती थी। और कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो ये जो युद्ध है, युद्ध का यहाँ पे इतने बिंदुओं पे बताया गया है कि क्या क्या आवश्यक था, जिनके आधार पर युद्ध लड़ा जाता था।
युद्ध में जो जीता हुआ धन था उसका कुछ भाग सरदार रखते थे, कुछ हिस्सा पुरोहित रखते थे, और शेष जो धन था वो आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए भी है ना प्रयोग किया जाता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी और ये आहुतियाँ देवी देवताओं तक पहुँचती थी, ऐसी मान्यताएं थी। और इस आहुति में क्या होता था, कभी घी का उपयोग होता था, कभी अनाज का, और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अब देखिए, इससे पता चल रहा है ना कि उस वक्त का समाज की जो व्यस्तता थी वो किन बिंदुओं पे थी, किन चीज़ों पे वो व्यस्त रहते थे, उनकी समाज की संरचना क्या थी। और ये एक कबीलाई समाज था, बड़ा राज्य नहीं था, कबीलाई समाज बोला जाता है, जो ऋग्वेद में जिन राजाओं का और सरदारों का उल्लेख किया जाता है, जिन जनों का उल्लेख किया जाता है। अधिकांश पुरुष ही थे जो युद्ध में भाग लेते थे, कोई स्थायी सेना नहीं थी। लोग सभाओं में मिलते जुलते थे, युद्ध व शांति के विषय पर सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा थे। तो ये यही लोग थे जो सभाओं में मिलते जुलते थे, चर्चाएं करते थे, और यहीं से सरदार का चुनाव किया जाता था। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, लोगों का यहाँ पे वर्गीकरण बता रहे हैं कैसे किया जाता था उस वक्त के समय में। काम के आधार पर, भाषा के आधार पर, परिवार, समुदाय, निवास स्थान और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर वर्गीकरण किया जाता था। ऐसे दो समूह थे जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर भी किया जाता था। वो कौन थे? पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी बोला गया है, जो तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, और दूसरे थे राजा। तो इनका वर्गीकरण ऐसे भी किया गया है। ये देखिए, जैसे इसमें ये लिखा है, ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। तो ये कबीलाई समाज था। तो अभी भी आप देखते हैं जो कबीले में होते हैं उसमें जो जनसंख्या होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या नहीं होती कि वो नगरों में परिवर्तित हो जाए। तो वो संख्या बहुत ही कम थी, और इसीलिए आप उसका स्वरूप इस प्रकार से देखेंगे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। किन किन शब्दों का? एक तो जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा विस, जिसे वैश्य शब्द निकला है। तो जो दो शब्द हैं वो क्या है? जन और विस। ऋग्वेद में विस और जनों के नामों का उल्लेख मिलता है, इसलिए हमें पुरोजन या विस, भरतजन या विस, यदुजन या विस जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तो यहाँ जनता और समुदाय को क्या बोला गया है? जन, और दूसरा विस। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की है वो कभी कभी को खुद को क्या बोलते थे? आर्य। इनको आर्य भी बोला जाता था। और अपने ये विरोधियों को क्या बोलते थे? दास या दस्यु। दस्यु कौन थे? दस्यु वो लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषाओं को बोलते थे। बाद के समय में दास का जो स्त्रीलिंग है दासी शब्द बन गया, जिसका मतलब हो गया गुलाम। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जो युद्ध में बंदी बनाए जाते थे, और वो सभी काम करते थे जो उनका मालिक उनसे चाहता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की जो रचना हो रही थी, उसी समय ऐसी अपने देश में और भी जगह थी, उन पे विकास कहाँ तक पहुँचा था या वो किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे थे, उसके बारे में अब हम यहाँ पढ़ेंगे महापाषाण काल के बारे में। अब सबसे पहले क्या किया है, ये शीर्षक है खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाण की। महापाषाण को क्या बोल रहे हैं वो?
इसका अर्थ क्या बता रहे हैं? महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, मतलब बड़ा पत्थर। अब इसका समय बताया जा रहा है कितना, लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुआ था। ये प्रथा कहाँ कहाँ थी, ये हमको यहाँ से लोकेशन मिल रही है। दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में महापाषाण काल जो हमको मिलता है। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर दिखाई देते हैं, कुछ महापाषाण सॉरी जमीन के नीचे। अब देखिए, जैसे यहाँ पर ये चित्र है, तो इसमें दिखाई दे रहा है कि क्या है, पहले इसको ये बड़े पत्थरों से इसको घेरा गया है, फिर उसके बाद इन पत्थरों से घेरा गया है, फिर ये छोटे छोटे पत्थर हैं, और फिर यहाँ पे ये है, और यहाँ पे ये छोटा छेद है। तो इससे शायद और लोग आते थे, क्योंकि यहाँ पे जो कंकाल मिले हैं वो कई लोगों के मिले हैं। तो ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि एक ही परिवार के लोग होंगे जो जिनकी मृत्यु होने पर समय समय पर उनको लाके यहाँ पे दफना दिया जाता होगा। उसी को ये बोल रहे हैं कि कई पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। अब जैसे ऊपर का ये इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस तरह के महापाषाण को ताबूत सावधान शिष्ट कहा जाता है। यहाँ शिष्ट यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल है, बड़ा सुराग, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। ये देखिए जो है, और ये रास्ता है, ये बना हुआ है, इसके बारे में बात कर रहे हैं ये। इन सब कब्रों में कुछ समानता भी बता रहे हैं ये। क्या समानता है कि काले लाल मिट्टी के बर्तन, हड़प्पा टाइम के भी बर्तन थे, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। साथ ही क्या है, लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, जो कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हमें दफनाए गए लोगों के साथ में मिलती रहती हैं। फिर ये कुछ चीज़ें, ये चित्र हैं, जैसे घोड़े के लिए सामान पहला, फिर दूसरा क्या है कुल्हाड़ियाँ, तीसरा क्या है ये कटार है ना, इनका भी चित्र दिया हुआ है। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। कब्र की जब खुदाई हुई तो उसमें जो सामान मिला उसके आधार पर ये अंदाज़ा लगाया गया कि शायद समाज में असमानता का प्रारंभ हो गया था। वही इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है। कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ब्रह्मगिरी, ये हम जो ऊपर जो मैप है उसमें देखिएगा उसको, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए जाते हैं, जहाँ की दूसरे कंकालों में सिर्फ मिट्टी के बर्तन पाए जाते हैं। तो इससे क्या है, हमें सामाजिक भिन्नता का ज्ञान हो रहा है। साक्ष्य ही खुद बताते हैं कि कहानी क्या है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। साक्ष्यों के आधार पर आप हमेशा अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या कुछ कब्रें खास परिवारों के लिए थी? अब देखिए उसको बता रहे हैं, कभी कभी पाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया होगा। जैसे ये पोर्ट होल के बारे में बोल रहे हैं ना कि रास्ते से लाया गया, जो ऊपर जो भी हमने फिगर देखा, और समय समय पे लाके और लोगों को वहाँ पे दफनाते होंगे। इस चीज़ को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये इनाम गांव के बारे में बात हो रही है। अब इसकी जो है स्थिति, लोकेशन क्या है, ये भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है, वहाँ पर है। और इसका समय काल क्या बता रहे हैं, यहाँ पे रहते थे 3600 से
लेकर 2700 साल पहले लोग यहाँ पर रहा करते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढों में सीधा लिटाकर दफना दिया जाता था। उनका सिर कहाँ? उत्तर दिशा में रखा हुआ होता था। कई बार घर के अंदर भी उनको दफना दिया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी रखा गया हो, उसको भी इनके साथ ही दफना दिया जाता था। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो साक्ष्य मिला है, वो क्या मिला है? एक आदमी 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया है। यह बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव का सबसे बड़ा घर है। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी है और सबके पैर मुड़े हुए हैं। तो ये फैक्ट हम याद रखेंगे, इसका उपयोग हम एग्ज़ाम में कर सकते हैं, इसके आधार पर क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये बोल रहे हैं, अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्या तुम्हें लगता है कि किसी सरदार का शव था? ये जो है, क्योंकि वो गांव के बीच में है और मकान भी उसका बड़ा है, तो इस आधार पर ये मतलब ये पूछ रहे हैं, तो इसका हम आंसर इन जो साक्ष्य मिले हैं इनके आधारों पे हम आंसर दे सकते हैं। वो आप लिखने की प्रयास करिएगा। आगे हम इस पे आएंगे, एक्सप्लेन किया करेंगे आंसर भी। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? कंकालों का जैसे अध्ययन करने पे, अब वो स्त्री है या पुरुष है, बच्चे का कंकाल तो पता ही चल जाता है। स्त्री और पुरुष में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन उसमें भी क्या है कि कभी कभी जो उसके साथ जो सामान मिलते हैं, जैसे कि आभूषण और प्रयोग किए जाने वाली चीज़ें, तो उसके आधार पे भी हम स्त्री और पुरुष का अंदाज़ा लगा लेते हैं। और इसमें इस पैराग्राफ में बोला गया है कि साथ साथ जो हड्डियों का ढांचा होता है, उससे भी हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सब स्त्री का है या पुरुष का है। और फिर इसमें यहाँ पे बात हुई है कि लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे, उन्होंने चरक संहिता लिखी है। इस पे काफ़ी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। उन्होंने जो हड्डियों की संख्या बताई है वो 360 बताई है, और अभी जो वर्तमान में हमें ज्ञात है वो क्या है? 206 हड्डियाँ। चरक को बोल रहे हैं कि शायद उन्होंने दांतों की हड्डियाँ और अन्य हड्डियों को भी जोड़ दिया होगा, और कॉर्टिलेज को भी उन्होंने जोड़कर बताया होगा। अब यहाँ पर क्या है, इनाम गांव में हमको क्या क्या मिल रहा है, काम धंधे क्या हैं? तो देखिए, गेहूँ, जौ, दाल, बाजरा, मटर, ये सब मिल रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वहाँ पे कृषि कार्य में लोग व्यस्त थे। साथ ही लोग क्या है, जानवर की जो हड्डियाँ मिली हैं उनमें काटने का निशान है, तो इससे पता चल रहा है कि वो मांस खाते थे, और उसमें ये बहुत सारे जानवर हैं जिनके साक्ष्य मिले हैं। बेर, आंवला, जामुन, खजूर, ये सब भी वहाँ पे इनके भी साक्ष्य मिले हैं। तो इन आधार पे हम बता सकते हैं कि महापाषाण काल में के लोग किस तरह से जीवन यापन करते थे। और यहाँ पे एक अन्यत्र करके आया, चीन के बारे में बता रहे हैं कि चीन में लगभग 3500 साल पहले लेखन कार्य के सबसे पुराने उदाहरण मिलते हैं। ये कहाँ पे मिलते हैं हमको? जानवरों की हड्डियों पे, भविष्यवाणी करने वाली हड्डियों भी बोला जाता है। इसमें क्या करते थे, हड्डियों पे लिख देते थे कुछ क्वेश्चन, जैसे कि क्या हम युद्ध जीतेंगे, फसल अच्छी होगी कि नहीं, हम राजा का पुत्र होगा कि नहीं। फिर उसको क्या करते थे कि उस हड्डी को आग में डाल देते थे, और जब हड्डी चटक जाती थी तो उसको ही पढ़ के जो भविष्यवक्ता होते थे वो बताते थे कि आपके प्रश्न का उत्तर क्या है। और ये राजा महाराजा क्या है, बड़े बड़े महलों में रहते थे, इनके पास बहुत ज़्यादा धनराशि थी, और कांसे के बर्तन, लोहे का इस्तेमाल करते थे। वही बोल रहे हैं कि जो ऋग्वेद के जो राजा थे वो इनसे क्या फ़र्क था। तो ऋग्वेद के राजाओं का आपको पता ही है क्या फ़र्क था, कोई टैक्स कर व्यवस्था अभी चालू नहीं हुई है, नगरीकरण प्रारंभ नहीं हुआ है, और यहाँ ये सब चीज़ें हो गई हैं तभी व्यवस्थित है। वो एक तरह से कबीलाई समाज है, कबीले में जैसे रहते हैं लोग और छोटे छोटे दूसरे कबीलों पे आक्रमण करते हैं। और आपको मैंने बताया था कि घोड़ों के लिए, वहाँ पे अच्छी फसलों के लिए, इन सब के लिए एक दूसरे पे हमला करते रहते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही है, अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको याद कर लीजिएगा।
आज के लिए और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।